अब बात करते हैं एम्फाइसीमा की। तो देखिए एम्फाइसीमा में क्या होता है, तो एम्फाइसीमा ये भी सीओपीडी की दूसरी टाइप है। इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए रेडियोलॉजिक और बायोप्सी डायग्नोसिस, तो इसमें रेडियोलॉजिक या बायोप्सी डायग्नोसिस होती है। और चेस्ट एक्सरे की बात करें तो बैरल चेस्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये बैरल चेस्ट है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। ये बड़ा हो जाता है। बैरल चेस्ट क्यों बनता है, तो देखिए इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है, बेस्ट सीन इन लेटरल व्यू, ठीक है। तो लेटरल व्यू पे हमको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। क्यों, सामने से हमको पता नहीं चलेगा कि ये थिकनेस कितनी है, इसी वजह से लेटरल जब हम करेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो इंक्रीज हुआ वो हमको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बताया गया, तो देखिए फ्लैटेंड डायफ्राम, तो डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा। और डायफ्राम फ्लैटेंड क्यों होगा कि जब लंग्स की साइज देखिए बड़ी हो जाएगी ना, लंग्स की साइज बड़ी हुई इसमें, और बड़ी होने के मतलब क्या है कि इसका जो कंप्लायंस है ना लंग्स का ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से डायफ्राम जो इस शेप में रहता है नॉर्मली, तो जब लंग्स बड़ा होगा तो इस तरह चला जाएगा, तो डायफ्राम भी नीचे चला जाएगा। तो फ्लैटेंड डायफ्राम हमको देखने को मिलेगा। और इंक्रीज लंग लूसेंसी, लंग फ्लूइड लूसेंसी जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम देखे ही थे कि लंग्स फ्लूइड की जो लूसेंसी है ना ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन, तो एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो ये एल्वेलाई हैं इन एल्वेलाई की वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जब इन एल्वेलाई का वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इनका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, और जो इलास्टिसिटी होती है इनकी यानी सिकुड़ने की जो कैपेसिटी होती है ये खत्म हो जाती है। इस वजह से देखिए यहाँ पे जहाँ पे एम्फाइसीमा हुआ है इस जगह पे देखिए ये इसकी साइज़ बड़ी हो गई। तो वही बताया गया कि एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन, तो एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया गया कि इंक्रीज कंप्लायंस ऑफ लंग्स, जब एल्वेलर वॉल डिस्ट्रक्शन होगा तो लंग्स का कंप्लायंस जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज रिकॉयल, तो रिकॉयल कैपेसिटी जो लंग्स की होती है ये कम हो जाती है, इस वजह से लंग्स की साइज बड़ी हो जाती है। एंड डैमेज द एल्वेलर कैपिलरी, और एल्वेलर कैपिलरी भी डैमेज हो जाएगी क्योंकि सारी परेशानी तो यहीं पे आ रही है ना। तो ये जो एल्वेलर कैपिलरी है ये भी डैमेज हो जाएगी, और जिसकी वजह से डीएलसीओ कम हो जाएगा। तो डीएलसीओ क्या होता है, डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये डीएलसीओ का फुल फॉर्म हो गया। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब डीएलसीओ कम होता है तो जो गैसियस एक्सचेंज का रेशियो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज का रेशियो ये कम हो जाता है। तो जब गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा तो जो एल्वेलाई में एयर आ रही है ये एयर यहाँ पे ट्रैप होने लगेगी। इसी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज एयर स्पेस। तो जो एयर आ रही है वो यहाँ पे रुकेगी, इसकी वजह से एयर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स की साइज़ बड़ी होगी। तो ओवरऑल देखिए हमको इसमें लंग्स की साइज़ बड़ी देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये जो इसकी है ये देखिए ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे डायलेटेड है और यहाँ पे देखिए कम क्यों हो गया, तो जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो डिस्ट्रक्शन की वजह से इसका कंप्लायंस बढ़ जाएगा, ये फैल जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पे जो एल्वेलाई डैमेज हुई तो डैमेज होने की वजह से ये जो ब्रोंक्यूल्स थे ना, ब्रोंक्यूल्स को भी ये बाहर खींचता था पहले, लेकिन अब जब डैमेज हो गए तो ये वाली जो रबर है समझो ये वाला फ्री हो गया। और जब ये फ्री हो गया तो इसको ऐसे समझें, देखिए ये देखिए ये समझो ये फ्री हो गया। अब जब ये फ्री हो गया तो ये क्या करेगा, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि इसको बाहर खींचने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से हमको इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी साइज़ इतनी बड़ी थी और यहाँ पे देखिए इसकी साइज़ ब्रोंक्यूल्स की छोटी हो गई। इसी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ना कि रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर टाइप्स की बात की गई यहाँ पे, तो देखिए सेंट्री एसिनर्स है और पेन एसिनर्स है। तो सेंट्री एसिनर्स नाम से ही पता चल रहा है कि बीच वाला हिस्सा जो होगा ये अफेक्टेड होगा। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, स्पेयर डिस्टल एल्वेलाई, तो डिस्टल एल्वेलाई जो होंगी ये स्पेयर होंगी, देखिए, ठीक है। नॉर्मल देखिए ऐसा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली अफेक्ट हो गई और डिस्टल एल्वेलाई जो होंगी ये स्पेयर होंगी। और फ्रीक्वेंटली इन अपर लोब्स, और ये सेंट्री एसिनस एम्फाइसीमा फ्रीक्वेंटली अपर लोब्स में देखने को मिलता है और एसोसिएटेड विद टबैको स्मोकिंग, तो टबैको स्मोकिंग से एसोसिएट होता है। और पेन एसिनर्स की बात करें तो देखिए पेन एसिनर ये है, देखिए पूरी मतलब ये पूरा ना टर्मिनल वाला भी नहीं बचता है। तो अफेक्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, तो इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं और एल्वेलाई भी अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये अफेक्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई दोनों अफेक्ट होंगी। और फ्रीक्वेंटली इन लोअर लोब्स, तो देखिए ये फ्रीक्वेंटली लोअर लोब्स में देखने को मिलता है और ये फ्रीक्वेंटली अपर लोब में देखने को मिलता है, ये फ़र्क हो गया। और एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी की वजह से पेन एसिनर्स एम्फाइसीमा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेंट्री एसिनर्स और पेन एसिनर्स में फ़र्क की बात करें तो इसमें देखिए डिस्टल वाला स्पेयर हो जाता है, बचा रहता है, और इसमें
कुछ नहीं बचा रहता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स और एल्वेलाई दोनों इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा बात करें तो ये अपर लोब में ज़्यादा कॉमन होता है और ये लोअर लोब में ज़्यादा कॉमन होता है। और तीसरा बात करें तो ये स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होता है और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी ये पेन एसिनल एम्फाइसीमा कैसे कॉज करता है, इसको भी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ये होता है कि लंग्स में इलास्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, इलास्टेज प्रेजेंट होता है जो कि एल्वेलाई को डैमेज करना चाहता है। लेकिन ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इस इलास्टेज की एक्टिविटी को इनहिबिट किए रहता है, जिसकी वजह से इलास्टेज वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये इलास्टेज को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं बचेगा। इस वजह से ये इलास्टेज लंग्स के एल्वेलाई को ये डैमेज करने लगेगा, जिसकी वजह से पैन एसिनल एम्फाइसीमा हो जाता है, ठीक है। तो पैन एसिनल एम्फाइसीमा का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है और सेंट्री एसिनल एम्फाइसीमा का मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये सेंट्री एसिनल एम्फाइसीमा और ये पैन एसिनल एम्फाइसीमा, हम तीनों में फ़र्क बता दिए, मीन्स नॉर्मल क्या है और इन दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बात किया ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का ओवरऑल रिव्यू और उसके बाद फिर हमने बात किया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की और एम्फाइसीमा की। और ये दोनों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा ये COPD के ही पार्ट हैं, ठीक है, COPD में कैटेगराइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा बात कर लिया, रीड इंडेक्स और ये सारी चीज़ें जितनी पॉलीसाइथीमिया में नोजा क्या है ये देख लिया और इसका क्राइटेरिया क्या है ये हमने देख लिया। और एम्फाइसीमा में ये पेन एसिनस और सेंट्री एसिनस में फ़र्क क्या होता है ये सारा देख लिया। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।